चलो ये पार्ट 21। ठीक है। अब देखो, जहाँ की था कि हम लोग ना मतलब छत की बात हो रही थी कि छत पर रंगनाथ और रूपन बाबू सो रहे थे और वो लोग गांव के मैटर को लेकर के बात कर रहे थे। तो अब बात आती थी तब तक ना, मतलब पूरे गांव में एक खबर फैल गई अचानक से कि जोगनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जोगनाथ उसी गांव का रहने वाला था। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि जोगनाथ जो है उसे पुलिस कैसे पकड़ सकती है, क्योंकि जोगनाथ जो था वैद जी का पर्सनल आदमी था। मतलब कैसे हम लोग राइट हैंड किसी का बात करते हैं, तो वो जोगनाथ जो था वो वैद जी का पर्सनल आदमी था। और लोगों को इस बात की भी मतलब डर थी कि वैद जी के आदमी को पुलिस कैसे छू सकती है, क्योंकि वैद जी के मतलब परमिशन के बिना पुलिस भी वहां कुछ नहीं करती थी। गांव के गुंडे और भले आदमी सभी घबरा गए। सबको लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जोगनाथ जैसा आदमी, और अगर पुलिस उसके पास जा रही है तो मतलब है कि जोगनाथ को छूने का मतलब कि वैद जी को टच कर रही है पुलिस। गुंडे इसलिए कि जब वैद जी के गुंडे को पुलिस ने नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं। अब गांव वाले गुंडे इसलिए, मतलब कि वैद जी को ना मतलब था कि जब गुंडे जैसे आदमी को पुलिस नहीं छोड़ी और इवन वो पुलिस का आदमी, सॉरी वैद जी का आदमी है, तो हम गांव वाले तो नॉर्मल इंसान है, हमें कुछ भी पकड़ सकते। भले आदमी इसलिए कि जब पुलिस अपने हमजोलियों के साथ ऐसा सलूक करने लगी तो मौका पड़ने पर हमारे साथ, मतलब उन लोगों का था कि जब वैद जी के खास आदमी को पुलिस पकड़ सकती है तो हम लोग एक नॉर्मल गांव के रहने वाले इंसान है, अगर हमारी बात आएगी तो पुलिस हम लोग को किसी को नहीं छोड़ेगी। पुलिस की ना मतलब कि पुलिस ने जैसे जोगनाथ को गिरफ्तार किया था, ये सब कुछ ना गांव वालों को एक ड्रामा जैसा लग रहा था। उनको लग रहा था कि ये ड्रामा चल रहा है। यह बताने की शायद जरूरत नहीं कि परिस्थिति को नाटकीय बनाने का श्रेय पुलिस ही को था। मतलब लोगों का कहना था कि ये जो ड्रामा चल रहा है ये भी पुलिस ने ही किया है, चाहे मैटर कुछ भी हो। अब बात थी कि जोगनाथ शिवपालगंज में हमेशा घूमा करता था और उसे थाने पर बुलाकर किसी भी समय इत्मीनान से पकड़ा जा सकता था। उन्होंने उसकी गिरफ्तारी के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय क्यों चुना? ब्रह्म मुहूर्त का मतलब रात के 3-4, मतलब कि सुबह जो अर्ली मॉर्निंग हम कहते हैं वो वाला टाइम। अब सबको ये लग रहा है कि जोगनाथ तो हमेशा यहाँ से वहां घूमता रहता है। अगर पुलिस ये भी चाहती है अगर उसे पकड़ना तो उसे बुला करके थाने में पूछ सकती थी, लेकिन पुलिस ने ये सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम क्यों चुना उसे पकड़ने के लिए? सवेरे 4:30 बजे पुलिस ने मकान के चारों ओर उसे घेर लिया और फिर जाकर के उस पर हमला बोल दिया और उसे पकड़ लिया। सभी जानते थे कि वहां गोली चलाने की कोई नौबत नहीं आएगी, इसलिए सभी सिपाहियों ने हाथ में राइफलें ले ली। मतलब लोगों को लग रहा था कि जोगनाथ ऐसा करने नहीं देगा, लेकिन फिर भी सिपाहियों ने, अब जैसा होता है कि अगर आप किसी को पकड़ने जाओ, कोई अगर किसी को आप चारों तरफ से कवर करते हो तो ऑब्वियसली बंदूक उठानी पड़ी। दारोगा जी ने भी अपने गन में वो गोली वगैरह डाल ली थी और अपने हेड कांस्टेबल को कहने लगे कि कानपुर की तरफ से बदमाशों का एक गिरोह कल इधर आया है। मतलब कानपुर की तरफ से कोई गुंडों का ग्रुप था जो इधर आया है और पुलिस का सोचना था कि वो ग्रुप जो है वो जोगनाथ के घर पर है। हेड कांस्टेबल ने कहा कि हुजूर, कानपुर से आने वाले लोग भूदान के कार्यकर्ता है, मतलब जमीन से रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं। दारोगा जी ने कहा बदमाश लोग पहले साधुओं की भगल में घूमते थे, अब उन्होंने अपनी भगल बदली। मतलब बदमाश लोग जो थे ना, पहले साधु की शक्ल पकड़ करके इधर उधर घूमा करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना वो विवेश चेंज कर दिया है। मतलब अब एक नॉर्मल इंसान की तरह घुमा करते हैं जैसे हम सिविल वाले लोग हैं। सब सिपाहियों ने भी बजरंग बली का नाम लिया, अपने बीवी बच्चों के मुंह का याद करके, और वो पिस्टल और गन लेकर के सब चल दिए कि अब हमें हमला करना है। सबके सिर पर कफन बंधा था, मतलब या तो मारेंगे या तो फिर मरेंगे। कफन बांधने का मतलब क्या होता है? कफन बांधना मतलब एक मुहावरा है, मतलब किसी भी चीज के लिए तैयार रहना। एट द लास्ट हम जा रहे हैं, अब चाहे उसे मार के आए या खुद मर के आए, कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा देखा जाएगा। सबकी जान हथेली पर रखी थी, मतलब हाँ जो जान थी उनकी अब हाथ पर थी, चाहे तो वो छूट जाए या कोई उसे लेकर भाग जाए। सबका कलेजा मुंह को आ रहा था, मतलब डर सबको उतना ही लग रहा था। अब चारों तरफ से जब मकान घिर गया, सब सिपाही बिना तंबाकू फाके, मतलब देखो सिपाहियों की ना मतलब आदत होती है कि रात को जगने वगने की ना, तो वो लोग मतलब
बीड़ी पीते हैं इवन, या तो फिर वो गुटखा पान पराग जो बोलते हैं ना, वो पुड़िया में जो मिलता है, टोबैको काइंड ऑफ, तो वो सब खाने की आदत रहती है क्योंकि उनको जगना पड़ता है। ना कोई हंसा ना किसी ने हंसाया, सब सीरियस थे। एक सिपाही अपना जूता उतार करके पंजों के बल चल रहा था, मतलब होता है ना जूते चप्पल पहनने से अगर आप वॉक करो तो थोड़ा साउंड आएगा, तो उसने क्या किया कि खाली पैर चलना शुरू किया ताकि कोई आवाज ना आए, ना कोई सॉरी। अब ऐसा लग रहा था कि सबके अंदर कहीं से कोई महामंत्र मिल गया है, कि सबके अंदर ना एक मतलब जिन वाली आत्मा आ गई है। सब काफी ना क्या बोलते हैं उसको, वीर दिख रहे थे वहां पे। दारोगा जी और हेड कांस्टेबल हाथ में पिस्तौल और राइफल लिए जोगनाथ के दरवाजे पर खड़े रहे, कि मतलब कहीं से भी निकलेगा तो भागेगा तो दरवाजे के बाहर, इसलिए वो लोग दरवाजे पर टिक गए। दारोगा जी ने होठों पर उंगली रखी, कैसे हम लोग साइलेंट करते हैं तो वैसे ही किया, चुप रहो। हेड कांस्टेबल ने उस आदमी के कान में कहा, यहीं इसी जगह पर बैठ जाओ और गवाही देनी होगी, मतलब विटनेस तुम्हें बना रहे हैं। उसने कहा, तो बैठने से क्या होगा, जब जरूरत पड़ी कल परसों तुम बुला लेना, हम दे देंगे गवाही। वो जाने लगा तो हेड कांस्टेबल ने कहा, तब ठीक है जाओ, लेकिन खबरदार जो यहाँ जो इंसिडेंट हुआ है वो अगर तुमने किसी को बताया तो। उसने बोला कि बताना किसको है? हेड कांस्टेबल ने कहा, पूरे गांव को पता है कि इधर जोगनाथ के घर पर पुलिस आई है। वह चला गया। मकान के पिछवाड़े मतलब कि पीछे की साइड में जो लोग बैठे हुए थे वो सब बीड़ी तंबाकू जला रहे थे। तब तक उजाला होने लगा था, क्योंकि 4:30 बजे मतलब 4:30 में यह सब कुछ हो रहा था। 1-2 घंटे इन लोग को हो गए, तो भाई 6 o'clock तो सनराइज होने ही लगता है। अचानक पीछे बैठे सिपाहियों ने चरमराहट सुनी, कि मतलब पीछे से कुछ आवाज आ रही थी। शायद बाहर का दरवाजा खोला गया था। उन्होंने जल्दी जल्दी होने वाली बातचीत थोड़ी सी सुननी चाहिए कि आखिर कौन लोग बात कर रहे हैं। वो समझ गए कि उनके लिए अब धर्मक्षेत्र कर्मक्षेत्र प्रवेश करने का मौका आ गया। मतलब वो लोग अब समझ गए थे कि अब हमें घर के अंदर ना जाने का टाइम आ गया है, तो अब हमें चलना चाहिए। वे लोग सब अलर्ट हो गए, दरवाजे की तरफ जाने लगे। सिपाही जो था वो, उसे ना खांसी आने लगी, और उसे लगने लगा कि मतलब देखो अब खांसने लगेगा तो कोई भी अलर्ट हो जाएगा, किसी को भी सुनाई देगा। थोड़ी देर में किस्से का चरम बिंदु आ गया। खतरे की सीटी बजी, सब दौड़ते हुए दरवाजे के पास पहुंच गए। सबको लगा पता नहीं कौन खांस रहा है, क्या हो रहा है। वहां से भागते हुए दरवाजे से 50 गज दूर एक आम के बाग के पास पहुंचे। पहुंचते एक नाटकीय परिस्थिति बन गई, मतलब फिर से एक ड्रामा वाला सीन बन रहा था। क्या था भाई? देखा कि जोगनाथ जमीन पर उधर बैठा हुआ है उस आम के बगीचे में। जिस जोगनाथ के लिए ये लोग उसके घर के पास घेर के खड़े थे, पुलिस और बाकी सब लोग भी, जोगनाथ कहाँ मिला? आम के बगीचे में। दारोगा जिसकी छाती पर तमंचा ताने खड़े, मतलब एक पिस्तौल ली है और उसके चेस्ट पे लगा करके दारोगा जी खड़े। हेड कांस्टेबल दूसरी दिशा से संगीन दिखा रहा है। बढ़िया थिएटरी दृश्य है, पर उस पर पर्दा नहीं गिर रहा है। सिपाहियों ने आते ही इस दृश्य को घेर लिया और तमंचे और संगीन से उसके शरीर के जो भाग आरक्षित बचे थे उन पर कब्जा कर लिया। अब बाकी जो एरिया था वहां पे सब आ गए, सबने घेर लिया। जोगनाथ से कुछ दूरी पर एक लोटा गिरा पड़ा था। लोटा, इन कनाडा यूज है चंबू, चंबू वही। जमीन पर पानी गिरा हुआ था। दरोगा जी ने कहा कि विटनेस के तौर पर इस लोटे को उठा लो। सिपाही ने लोटा उठाया, इंस्पेक्शन किया, बोला अरे मुरादाबादी है। मुरादाबाद एक जगह है जहाँ का लोटा काफी फेमस है, यूपी में जगह है वो। सिपाही ने कुछ सोचकर उठा लिया और वहां की थोड़ी मिट्टी भी उठा ली। जैसे हम लोग मूवी वगैरह में देखते हो ना, कि कोई चीज उठाते हैं तो ग्लव्स पहन के उठाते हैं, फिर वहां का पिक्चर लेते हैं, फिर वो लेंस लेकर के देखते हैं कि वहां पे क्या था। वैसे ही वो सब कुछ कर रहा था। एक दूसरा सिपाही बोलता है कि मुझे तो लगता है ये लोटे में पानी लेकर के ना अपने किसी ग्रुप वाले को पानी देने जा रहा था, जो कानपुर से आकर के इधर छिपे हैं। तीसरे ने कहा, अबे चुप, अगर ऐसा कुछ पता चला तो वैद जी ना हल्ला मचाना शुरू कर देंगे। चौथे ने धीरे से कहा, वैद जी को तो दारोगा जी अपनी जेब में डाले घूम रहे हैं। पहले क्या था कि वैद जी दारोगा को लेके घूम रहे हैं, अब इधर वो सिपाही बोल रहा है कि दारोगा जी ऐसे वैद जी को पॉकेट में डाल के घूमते हैं। पांचवे ने कहा, चुप चुप, जरा चुप रहो, देखो ये तमाशा होने वाला है। जोगनाथ
अभी भी अपनी जगह पर लोक नृत्य की मुद्रा में खड़ा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो डांस करने वाला, पर उसके चेहरे से जाहिर था कि वो नाचेगा नहीं। अचानक अचानक दरोगा ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। बोला, कहाँ जा रहा था लोटा लेकर? और उसने कहा, तुम मेरी बोटी बोटी काट डालो। जोगनाथ ने कहा, मतलब तुम मेरा अंग अंग काट डालो, लेकिन ना मेरा वकील बताएगा ना मैं कुछ बताऊंगा, कोई कुछ नहीं बताएगा। दरोगा जी ने हेड कांस्टेबल को दिया, अरे इसे हथकड़ी डालो और लेकर चलो इसे, इसकी मकान की तलाशी लेनी है और इसकी खबर भी लेनी है जो इतना बोल रहा है। पूरी घटना के बारे में अगर कोई दारोगा जिसे तो पूछता तो वे एक एक्सप्लेन करते एक स्टोरी की तरह, देखिए आज से कुछ दिन पहले गांव में चोर लोग आए थे और जैसा कि मुझे पता चला कहीं से कि वो लोग आकर के इस जोगनाथ के घर में रुके हैं, तो मैंने आओ देखा ना ताव देखा, मैं पूरे सिपाहियों के साथ आया, घेर करके इसे पकड़ने आ गया। अब और पुलिस को कहीं से खबर मिली कि जोगनाथ वल्द रामनाथ साकिन मौजा शिवपालगंज के घर पर चंद ऐसे जेवरात है, मतलब शिवपालगंज का रहने वाला एक और इंसान था जिसका नाम था ओरिजिनल में रामनाथ शाकीन मौजा, और वही था जोगनाथ जिससे नाम दिया था गांव वालों ने शॉर्ट फॉर्म में कि ये जोगनाथ है। और उसके घर पर जेवरात है, मतलब कि ज्वेलरी कुछ ऐसी रखी हुई है जो गया दिन के हो सकते हैं, जो गया दिन के घर में चोरी होने की बात खबर आई थी वही। पूरा पता लग जाने पर आज सुबह मुंह अंधेरे उसके घर पर दबिश दी गई। जोगनाथ लोटा लेकर उस वक्त कहीं बाहर जा रहा था। पुलिस के सामने उसने खुद अपना जुर्म कबूल किया और खुद अपनी मौजूदगी में उसने घर की तलाशी भी करवाई। देखो, और ये जो तलाशी हुई थी वो छोटे पहलवान और उनके पिताजी कुशर प्रसाद और बैजनाथ, इन सबकी मौजूदगी में हुई थी। और बैजनाथ जो था वो इस गांव का बाशिंदा नहीं था, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे कि अब हम लोग यहाँ कर्नाटका वाले नहीं है लेकिन आकर के रह रहे हैं, तो वैसे ही वो लोग उस शिवपालगंज के प्रॉपर थे नहीं, कहीं और से आकर के यहाँ बस गए थे। इस बाइज्जत आदमी को पड़ोस के गांव से बुला लिया गया और उस बैजनाथ को जो पड़ोसी गांव का था उसको इस गांव में रहने की परमिशन दे दी गई थी और वो रह रहा था। जोगनाथ के दिखाने पर अंदर कोठरी में एक जगह खोदा गया, मतलब जोगनाथ ने एक जगह पर मतलब बताया कि इसे गड्ढा करो। गड्ढा किया, उसमें से एक हांडी निकली, मड पॉट। एक हांडी के अंदर 4 जेवरात निकले, एक करधनी चांदी की, मतलब ये वेस्ट चेन, ठीक है, कीमत लगभग 50 रुपया। उस वक्त का 50 रुपया वो 50,000 के बराबर है, ठीक है। एक जोड़ी बिछिया टोरिंग, कीमत लगभग 3 रुपया उसकी थी। एक हमेल चांदी की, कीमत लगभग 25 रुपया, और एक नाक की कील सोने की, कीमत लगभग 30 रुपया। मतलब टोटल इन सब का प्राइस वैल्यू निकाला गया कि जो सामान थी उसका कितना प्राइस था। इनकी फर्द बरामदी तैयार करके गवाहात के दस्तखत लिए गए। देखो जैसा होता है ना, कोई भी सामान अगर चोरी में जो निकलती है ना तो उसका एक लिस्ट बनाया जाता है, उस चीज का प्राइस वैल्यू दे करके और उसके बाद दस्तखत ले करके वो गवर्नमेंट को मतलब जमा कर दिया जाता है। ये सब भी हुआ। इस सामान को मैं हांडी के कपड़े में बांधकर मुहर बंद किया गया, जैसा कि सील लगाया जाता है गवर्नमेंट के सामान पर। यह सारी कार्रवाई वही मौके पर यानी कोठरी के अंदर की गई। जोगनाथ ने गिरफ्तारी के वक्त झगड़ा किया था। उसे पकड़ने के सिलसिले में हेड कांस्टेबल की कमीज फट गई और हाथ में चोट आई। जोगनाथ पर काबू पाने के लिए कम से कम जितनी ताकत जरूरत थी उसका इस्तेमाल किया गया। बाद में जोगनाथ और घायल सिपाही का डॉक्टरी मुआयना कराया गया। सिपाही 2 हफ्ते की डॉक्टरी छुट्टी लेकर घर चला गया था जिसने वो किया था। और जोगनाथ के जिस्म पर 20 नीले नीले निशान और 40 खरोचे, सभी चोटें मामूली और जमीन पर गिर पड़ने की वजह से आई है। मतलब डॉक्टर ने बताया कि ये जमीन पर कहीं से गिरा है जिस वजह से ये हल्की फुल्की चोटें आई हैं। और ये सारी बात ना वैद्य जी को एकदम घुमा फिरा कर बताया गया था, डायरेक्टली सीधी सीधी नहीं बताया गया। आज पहली बार वैद्य जी को यह शाश्वत सत्य में संदेह हो रहा था कि पुलिस जो करती है ठीक ही करती है। मतलब वैद्य जी को भी ना ये सारी बात सुनने के बाद, ये सारे मैटर को जानने के बाद उन्हें जैसा लग रहा था कि पुलिस जो करती है ठीक ही करती है और आज भी ठीक ही की है। वैद्य जी की राय जोगनाथ के बारे में बहुत अच्छी नहीं थी, पर वे उस दुनिया में रहते थे जहां आदमी का सम्मान
उसकी अच्छाई के कारण नहीं। देखो, वैद जी की ओपिनियन ना जोगनाथ के बारे में काफी अच्छी नहीं थी। उनका मानना था कि दुनिया में इंसान की अच्छाई ना मतलब की वजह से उसका सम्मान नहीं होता, बल्कि वो कितना यूजफुल है इस वजह से उसका सम्मान होता है। जस्ट लाइक दैट कि कैसे हम लोग ना, ये बाहरी आपका चेहरा कैसा है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप अंदर से कैसे हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, उसके उस गुणों की वैल्यू होती है। हमेशा कहा जाता है रूप की वैल्यू नहीं होती, बल्कि इंसान के गुणों की वैल्यू होती है। आपके अंदर कौन सा गुण है, कौन सा टैलेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इंसान कैसे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, और वैद जी के सभी आदमियों में ना जोगनाथ ही एक ऐसा आदमी था जो खुल करके दारू पीता था। ठीक है, मतलब पूरा उसे दे दो तो हमेशा पीता ही रहेगा, और चाहे अपने पैसे से पी रहा हो चाहे किसी दूसरे के पैसे से, लेकिन वो क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, चाहे वो अपने पैसे से खरीद कर पिए या कोई दूसरा पिला दे। कुल मिलाकर वो एक मंझोली हैसियत का गुंडा था। वैद जी को डाउट था कि जोगनाथ की गिरफ्तारी के पीछे कुछ पॉलिटिक्स है। वे कुछ दिनों से देख रहे थे कि दारोगा जी उन्हीं को नहीं, रामादीन भीखम खेड़वी को भी कुछ समझकर चल रहे। पहले वे सोचते रहे कि अफीम के गुप्त कारोबार में रामादीन ने उन्हें भी साझेदार बना दिया है, पर अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि दारोगा जी को भ्रम हो गया है। इस बात का भ्रम की राजनीतिक दांव पेच में रामादीन भीखम खेड़वी उनके लिए वैद जी की अपेक्षा ज्यादा कारगर साबित हो। जो भी हो, वैद जी को एहसास हो गया था कि इस परिस्थिति में अगर जोगनाथ की गिरफ्तारी होती है तो शुरू में वही होगा जो दारोगा जी चाहेंगे। देखो, ये कंप्लीटली ना वैद जी भी अंडरस्टूड थे कि अगर जोगनाथ की गिरफ्तारी होती है तो जो दारोगा जी चाहेंगे वो करना पड़ेगा, और दारोगा जी वही चाहेंगे जो रामादीन भीखम खेड़वी चाहेगा, क्योंकि रामादीन भीखम खेड़वी बहुत बड़ा आदमी था उस गांव का। मतलब भीखम खेड़वी गांव का, उसका नाम था रामादीन, लेकिन भीखम खेड़वी में रहने की वजह से जो सिपालगंज से एकदम सटा हुआ था, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया था कि रामादीन कौन, तो भीखम खेड़वी। अब रूपन बाबू ने जिद की थी कि जोगनाथ को जमानत पर थाने से ही छुड़वा लिया जाए। ठीक है, रूपन बाबू कह रहे थे कि जमानत मतलब बेल दे करके उसे छुड़वा लो। दारोगा जी से न चाहते हुए बात करने के लिए तैयार हो गए, इसीलिए वैद जी को दारोगा जी से बात करनी पड़ी जोगनाथ को छुड़ाने के। दारोगा जी इस वक्त सवेरे वाले मुस्तैद दारोगा ना थे जिनकी निगाह पड़ते ही आदमी के जिस पर नीलगुन निशान और खरोचे उभर आते। मतलब देखो, वो जो दारोगा जी थे काफी स्ट्रिक्ट टाइप के थे। ठीक है, लेकिन दारोगा जी जो सुबह में उन्होंने जोगनाथ को पकड़ा उस वक्त तो काफी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अभी वो वैसे नहीं थे जो सुबह वाले थे। इस वक्त वे सिल्क के कुर्ते में अपने तंदुरुस्त देह को झलका रहे थे। मतलब सिल्क का कुर्ता जो लोग पहनते हैं ना, आपकी बॉडी दिख सकती है, इतनी ट्रांसपेरेंट होती है अगर प्योर सिल्क का कुर्ता है तो। वैसा ही कुर्ता पहन कर बैठे हुए थे। नीचे खद्दर का पैजामा था, मतलब खादी वाला। फोटो के कोनों से पान बन और पान खा रहे थे। उनके मुंह से वैद जी ने पूरी घटना सुन ली थी और दारोगा जी ने वैद जी को पूरा इंसिडेंट बता दिया। लेकिन वैद जी को सिर्फ एक बात की ना मतलब थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था कि जोगनाथ के घर पर पुलिस ने रेड डाली, छापेमारी की, इंस्पेक्शन किया, लेकिन एक तमंचा भी नहीं निकला, मतलब एक पिस्टल भी उसके घर से नहीं निकली, जबकि सब लोग जानते थे कि जोगनाथ एक बड़ा गुंडा है। पुलिस के घनिष्ठ संपर्क में इतने साल बिताकर वे इतना जान गए थे कि ऐसे मौके पर अपराधी के घर से लोहे का एक भूना टुकड़ा जरूर निकलता है जिसे तमंचा समझा जाता है, और जिसे देखते ही ऐतिहासिक तथ्य अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि 18वीं 19वीं सदी में अंग्रेजों के सामने भारतीयों के हार का मुख्य कारण क्या। देखो, ये बोलते हैं कि जब तमंचा नहीं मिला तो ये सोचते हैं ना कि जिस तरह भारत जब गुलाम था उस वक्त ना अगर एक लोहे का टुकड़ा भी निकलता था तो लोग उसे नाम दे देते थे कि उसके घर से तमंचा निकला है, मतलब कि गन और पिस्टल निकली है। उन्होंने दारोगा जी को धन्यवाद देना आवश्यक समझा और भूमिका के तौर पर पूछा, जोगनाथ के घर से सिर्फ आभूषण ही निकले, गांजा, भंग, चरस या अफीम तो नहीं मिली? दारोगा जी बोले, मैंने अफीम की तलाश ही नहीं ली थी, मैंने बस जेवर देखा था।
देखो, तो वैद जी जो थे वो दरोगा जी को बोलने लगे कि देखो भाई, मिली हो या ना मिली हो, क्या मिली नहीं मिली मुझे इससे नहीं पता, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप ना जो अफीम की ये काला बाजारी करता है, जो बिजनेस करता है, वैसे इंसान को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और समझ लीजिए दारोगा जी बोले, अब इतने तमंचे कहाँ रह गए कि हर तलाशी में एक एक निकलता जाए। उन्होंने सोचा कि जिन एक्टिंग करने में बड़ी मददगार साबित होती है, जिनका मतलब वो अंग्रेजी शराब के बारे में बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि उसे पीते ही अक्सर लोग अपनी जबान भूल जाते हैं। अभी अब देखो, बद्री पहलवान जो थे ना, उन्नाव गए हुए थे, यूपी में एक जगह है, अभी लौटे नहीं थे। बैद जी ने आंख का कोना सिकोड़ कर कुछ सोचा, धीरे से बोले, शिवपालगंज का जलवायु बड़ा ही उत्कृष्ट है, बुद्धि के विकास के लिए बड़ा अनुकूल पड़ता है। मतलब यहाँ का वेदर इतना अच्छा है कि यहाँ के लोग काफी बुद्धि वाले होते हैं। और बैद जी ने दरोगा जी की तरफ कमेंट कर दिया कि मैं तो आपको ना यहाँ ही का जलवायु का व्यक्ति मानता हूँ, इसीलिए आपकी बुद्धि बड़ी शार्प है। इस बार दरोगा जी ने मन ही मन गालियां नहीं दी, बल्कि वे खुलकर हंस पड़े और उन्हें पता ही नहीं चला कि जिनने जबान को नहीं, गले को भी गलत मोड़ दे दिया है। मतलब कहने का मतलब कि पीने वाले लोग जबान ही नहीं, दिमाग और दिल भी इनका गलत हो जाता। वैद जी चुपचाप बैठे रहे, दरोगा जी की बात उन्होंने अनसुनी कर दी थी। दरोगा जी चलने के लिए खड़े हो गए। जब वे जा रहे थे तो वैद जी ने उन्हें कहा कि जोगनाथ की जमानत तो शायद मेरे ही नाम लिखी गई है। दरोगा जी खड़े हो गए, बोले वैसा होता तो आपके दस्तखत जरूर करा लेता, पर कोई बात नहीं, अदालत से जमानत हो जाएगी, आप किसी को वहां सिर्फ भेज दीजिएगा। बैद जी चुप हो गए। रूपन बाबू ने कहा, यहाँ जमानत लेने में दिक्कत क्या है? चोरी का जुर्म गैर जमानती है और खून का। दारोगा जी ने कहा कि अरे पर साल, मतलब कि पिछले साल नवादा वाले मुकदमे का जिक्र कर रहे हैं, पर उसमें तो मुलजिम टीवी का मरीज था। मतलब जैसा होता है ना कि अगर कोई क्या बोलते हैं, अपराधी भी अगर कोई डिजीज है या कोई सिक है तो उसे उस वक्त छोड़ा जाता है, उसी की बात कर रहे थे। रुपन बाबू अखबार छोड़कर पहले ही उठ करे हुए थे, बोले जोगनाथ अभी तो आपकी हिरासत में ही है, उसका वही मुआयना करा लीजिए, वह भी बीमार है। यह और बात है कि टीवी तो नहीं, सुजाक है। बैद जी ने ठंडी आवाज में कहा, रुपन जरा शिष्टता से बोलो, दारोगा जी अपने आदमी है, जो करेंगे समझ कर करें। दारोगा जी ने कहा, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं चलूं यहाँ से? बोले हाँ। रूपन बाबू बोले, जाइए, थाने पर रामाधीन बाबू आपका वेट कर रहे हैं। दारोगा जी मुस्कुराए और चल दिए। उनके चले जाने पर रूपन बाबू ने कहा, जिसे समझे थे खमीरा वो भसाकू निकला। वह जी सुन रहे थे, शांत बैठे हुए थे। फिर रंगनाथ को घर से निकलता देखकर व्याख्यान शैली में लाभालाभ, जयाजज, मान अपमान सबको समबुद्धि से लेना चाहिए। रंगनाथ निकल रहा था तो रंगनाथ के सामने वह जी थोड़ा सा अच्छा बोलना चाहते थे, तो उन्होंने बोल दिया। पिताजी गीता की बात कर रहे हैं, रूपन ने रंगनाथ को समझाना सोचा। रूपन बाबू ने सोचा, अब देखे यह दरोगा बचकर जाता का, क्योंकि रूपन बाबू को दरोगा पे पूरा डाउट था। बाबू रामादीन भीखम खेड़वी के दरवाजे पर आज भंग फूट गई। रामादीन जो उसका घर था, आज वहां पर भंग घोटा जाता। सामने एक छप्पर के नीचे लोग जुआ खेल रहे थे। दोनों चीजों से बेलौस बाबू रामदीन एक चारपाई पर लेटे हुए लंगर की बात सुन रहे थे, और लंगर जो था चबूतरे के नीचे बैठा हुआ। लंगर कौन? वो कुशहर प्रसाद, जो अपनी एक केस के लिए, वो एफिडेविट के लिए यहाँ वहां दौड़ता रहता है, और उसका कहना है कि अगर घूस देनी भी है तो मैं 2 रुपए दूंगा, 5 रुपए कभी नहीं दूंगा, वरना मैं दूंगा ही नहीं। रंगनाथ तो सनीचर उसी ओर से निकल रहे थे। बाबू रामाधीन ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। खुद चारपाई के कोने में बैठकर उसे उन्होंने सिरहाने बैठा लिया। सनीचर के बारे में उन्होंने कोई तकल्लुफ नहीं दिखाया, सिर्फ इतना कहा, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ प्रधान जी। वो भी बैठ गया। रंगनाथ के लिए दूसरा मौका था जब रामाधीन के घर के आगे से निकला था। भंग और जुए का कहीं जिक्र होता नहीं था। आज मौसम अच्छा था। रंगनाथ ने लंगर की ओर देखकर पूछा, इनके क्या हाल है, ये बताइए, इनका काम हुआ या नहीं? लोग बोले, अरे ये बहुत बहादुर है लंगर। रामाधीन ने हाथों से इशारा करके बताया, बैल को धोने की कोशिश में हाथों को कहाँ तक जाना पड़ता है। रंगनाथ ने पूछा, कि हुआ क्या, नकल मिल गई? उसने बोला, हाँ बापू, अब मिली ही समझो। मतलब अभी भी मिली नहीं थी, बट कुशल प्रसाद को यकीन था कि इस पर मिल जाएगा। लंगर बोला,
कि इस बार एक बात बहुत अच्छी हुई है, हर बार एप्लीकेशन जाती थी खो जाती थी, लेकिन इस बार खोई नहीं है। सनीचर ने कहा बहुत अच्छा लक्षण है, दरखास्त वापस लौट आई तो अब नकल मिल जाएगी। रंगनाथ ने पूछा कब मिलेगी ये बता। लंगर को ना मतलब रंगनाथ की बात कुछ पसंद नहीं आई। उसने रंगनाथ को ही बोला नकल बाबू कहते थे तुम्हारा नंबर अब आने ही वाला है, मतलब उधर ऑफिस में जो लोग बैठते हैं उन्होंने बताया है कि अब कुशहर तुम्हारा ही नंबर आएगा। रामाधीर ने कहा जाओ लंगर, जाकर जरा ठंडाई वंडाई पी लो। और फिर वो रंगनाथ की तरफ मुड़े जैसे उससे बात करना हो। बोले सुना आज जोगनाथ गिरफ्तार हो गया। रंगनाथ पहले से ही इस क्वेश्चन के लिए रेडी था, क्योंकि लोग इसी के बारे में पूरे गांव में बात कर रहे थे। रंगनाथ ने रामाधीन से उल्टे क्वेश्चन कर दिया, ये रंगनाथ है कौन। रामाधीन उसका मुंह देखते रह गए, फिर से नीचे से बोले प्रधान जी इन्हें बताओ जोगनाथ कौन है। बीच में जब कॉलेज का इलेक्शन हुआ था तब इस शनिचर जो भंग उठता रहता था वैद्य जी के दरवाजे पर, शनिचर अभी गांव का प्रधान बन चुका था। क्यों? क्योंकि वो प्रधान भी वैद्य जी के अंडर में ही आता था, जो भी आता था सब कुछ वैद्य जी के इशारों पे होता था। तो ऑलरेडी शनिचर जो था वैद्य जी के इशारों पर नाचने वाला आदमी था, जिसकी अपनी कोई बुद्धि थी नहीं, तो उसे एज अ पोस्ट के नाम से उसे प्रधान का नाम दे दिया गया था। लेकिन सब कुछ वन एंड ऑल किसके हाथ में था? वैद्य जी के हाथ में अभी भी था। और उसके पास अपना दिमाग था नहीं तो वो कोई काम तो कर नहीं सकता था, इसलिए उसे ही जानबूझकर प्रधान बना दिया गया। भंग का गिलास रंगनाथ को दिया जाता है। रंगनाथ ने कहा मैं तो पीता नहीं हूँ। बाबू रामाधीन को लगा कि उनकी इंसल्ट हो रही है। वो बोले तुम भांग क्यों पियोगे भैया, यह जाहिलों की चीज है। मतलब उनको गुस्सा आया, उनको लग रहा था कि जाहिल लोग पीते हैं क्या भांग कि तुम नहीं पियोगे और तुम अच्छे इंसान हो। रामाधीन के सामने एक गंजहा बैठा था, मतलब कि शिवपालगंज का लड़का। रंगनाथ को अपने से ज्यादा साफ सुथरा देखकर वह शुरू से ही अपना स्वाभाविक शत्रु मान रहा था। मतलब जो लड़का बैठा था रामाधीन के पास, वो ना अपने आप को काफी नीट एंड क्लीन समझता था कि मैं बहुत अच्छे से रहता हूँ, काफी हाइजीन मेंटेन करता हूँ। लेकिन रंगनाथ तो शहर से आया था, वो उससे भी ज्यादा नीट एंड क्लीन समझता था। तो वो गंजा जो था रंगनाथ को अपना दुश्मन समझता था। वो बोल पड़ा ये शहरी आदमी है, भंग कैसे पी सकते हैं, इनके लिए तो बोतल वाली निकालो बाबू साहब। रामाधीन ने कहा कि अरे ये बोतल वाले नहीं पीते, ये बाभन है। उन्होंने रंगनाथ से आदरपूर्वक पूछा और पीते हैं तो हुक्म करें, मैं मंगाऊं क्या। रंगनाथ को मतलब कुछ बोला नहीं, सनीचर ने ही बोल दिया तुम क्यों बोतल मंगाते हो, बोतल तो ये मेरे ही दास मंगाएंगे जिन्होंने यह बात उठाई है। मतलब वो गंजा जिसने रंगनाथ पे कमेंट किया था, सनीचर बोलता है कि ये बोतल मंगाएगा तो ये लड़का। कहकर उसने उसको कहा खड़ूस कहीं के। फिर उसने कहा जिसकी खड़ी बोली में मतलब था कि 1600 सुअर को निमंत्रण देते घूम रहे हैं, पर हालत यह है कि स्थान विशेष में कुछ नहीं। मतलब कि आप दूसरों को जो बोल रहे हैं बोतल वाली पियेंगे, खुद एक बोतल मंगाने की औकात नहीं है तुम्हारी और तुम बोतल की बात करते हो। रंगनाथ अब वहां से चल देना ही ठीक समझता है। वो चलने लगा। फिर और सनीचर और रंगनाथ दोनों वहां से चल देते हैं। जुआरियों के पास थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। खेल दो ग्रुप में हो रहा है, जैसा कि जुआ दो लोग तो चाहिए खेलने के लिए। एक और कई आदमी बैठे हुए हैं कोर्ट पीस खेल रहे थे, और दूसरी तरफ कोर्ट पीस जो है 52 पत्तों से होता, मतलब कि 52 पत्ते जो थे काफी पुराने हो गए थे। उस गुट को मतलब उस ग्रुप को देखने से पता चलता था कि कोर्ट पीस 8 आदमियों द्वारा खेला गया। उनमें 4 आदमी पत्ते हाथ में लेकर मुंह को अपनी छाती पर अटकाकर दारुण चिंता के बोझ में दबकर बैठते हैं। बाकी 4 आदमी एक एक खिलाड़ी के पीछे बैठकर उस खेल का आंखों देखा हाल बयान कर। मतलब ग्रुप का खेल चल रहा है, सबके पास पत्ते हैं, लेकिन उसमें 4 एक्स्ट्रा लोग ऐसे थे जैसे ना क्रिकेट मैच की कमेंट्रिंग होती है वैसे ही वो लोग कमेंटेटर बने हुए थे, उधर लोग को बता रहे थे। कुछ लोग उधर तंबाकू मल रहे थे, कोई बीड़ी पी रहा था, जैसा कि होता है गाँवों में कर रहे थे।
सामने बैठे खिलाड़ी को कौन सा पत्ता चलाना चाहिए उसे इशारे से बताने और इशारे का पता, मतलब लोग ऐसे थे कि जो खेल रहा है उसको लोग इशारों में बताते थे, अरे नहीं, जैसे देखते हो ना चेस लोग खेलते हैं तो अगल बगल में कोई होता है, अरे नहीं नहीं नहीं, हॉर्स को मत लो, मिनिस्टर को लो, क्वीन को लो तो किंग को लो, इस तरह लोग बोलते रहते हैं। उसी तरह वहां भी चल रहा था। रंगनाथ को यह खेल कुछ अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भंग के नशे जैसा। उसने दूसरे ग्रुप की तरफ देखा, वे फ्लैश खेल रहे थे जो लैंटर्न को लालटेन बताने वाले नियम से यहाँ फल्लास बन गया था। खेल बड़े घमासान का चला था, मतलब एकदम आर पार वाली लड़ाई थी। दूसरी ओर शुद्ध देसी चाल से खिलाड़ी बढ़ रहा था। अचानक उसकी अकल का हाथी घबरा कर इधर उधर भागने लगा और मालिक को नीचे फेंका उसे कुचलने के लिए टांग उठाकर खड़ा हो गया। उसने पत्ते फेंक दिए और अपने मुट्ठी में पैसे भरे और अपने थाइस के नीचे दबा लिया ताकि कोई ले ना। हारे वह खिलाड़ी जो था जिसे 2 दिन पहले रंगनाथ ने वैद्य जी के घर पर 8 आने फी दिन की मजदूरी पर काम करते हुए देखा था, बिना किसी सिकन या खींच के एक बीड़ी सुलगा दी और दूसरी बाजी के बटते हुए पत्तों को बिना दिलचस्पी के देखने। मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि रंगनाथ उस दूसरे ग्रुप के खिलाड़ी का पेशेंस की तारीफ कर रहा है कि जो हार गया उसे कोई गम ही नहीं है, वो आराम से बीड़ी सुलगा करके अब दूसरा फिर से जुआ खेलने की तैयारी में, उसे कोई गम ही नहीं है। और जो जीता वो सारे पैसे लेकर के अपना जश्न मनाने चल दिया। वो हारा था बट उसको गम बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों ना मतलब जब खेलते थे तो उनकी एक अपनी भाषा थी। वो पेयर को जोड़ कहते थे, फ्लश को लंगड़ी, रन को दौड़, रनिंग फ्लश को पक्की और ट्रेल को ट्रेरला है। उसने सोचा अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में ढालने की समस्या का सही जवाब यही है। ये ना एक क्वेश्चन हो सकता है तुम लोगों का कि उनकी अपनी एक भाषा के बारे में जानकारी दें या लिखें। तो जैसे कि पेयर को जोड़ कहते थे, फ्लश को लंगड़ी कहते थे, तो ये सब लिखने आ सकता है। देश में पेशेवर कोशकारों और उनकी समितियों का जाल बिछा है जो अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द। यह काम काफी दिलचस्प है क्योंकि एक और कमरे के भीतर एक नई भाषा का निर्माण हो रहा है, दूसरी ओर इतना वक्त लग रहा है। मतलब एक ग्रुप था जो इंग्लिश भाषा को कुछ अलग ही बता रहे थे, दूसरा ग्रुप था जिसे हिंदी और इंग्लिश किसी भाषा से कोई मतलब नहीं है, बस वो खेल रहे थे, इतना ही जानते थे। रंगनाथ कभी कभी इन लोगों के बारे में सोचता था पर कोई रास्ता नहीं उसे दिख पड़ता था। बार बार पक्की, टिरलाल और लंगड़ी का प्रयोग सुनकर उसने आज सोचा क्यों ना इन 4-5 गंजों की समिति बनाकर दहली में बैठा दिया जाए। ये बड़े बड़े पारिभाषिक शब्दों के लिए सिर्फ सामाजिक स्वीकृति के आधार पर अपनी मातृभाषा के कुछ शब्द निकालकर पेश कर देंगे और कुछ ना हुआ तो ट्रेल को टिरलाल बनाने में क्या दे। मतलब ये लोग ऐसे हैं जो हर भाषा के लिए अपनी मदर टंग का यूज करके उसे एक नई भाषा का रूप दे देते। और जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहे हैं उसे देखकर रंगनाथ शॉक था। रंगनाथ ने सोचा कि इन लोगों को, मजदूरों और चरवाहों की जिंदगी को देख करके ना मैं आज से जब दिल्ली के स्वप्न दृष्टाओं पर नाराज होना छोड़ दूंगा। मतलब दिल्ली की हालत को जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि समाज की हालत क्या हो गई है, देश में क्या हो रहा है, लेकिन अगर इन लोगों की स्थिति को देखता हूँ तो मुझे गुस्सा होने और नाराज होने का वजह भी नहीं मिला। उसने अपने पास बैठे हुए खिलाड़ी की ओर देखा, इस बार वह फिर दांव हार गया। उसने एक नई बीड़ी सुलगाई और निर्विकार भाव से इधर उधर आके घुमाकर देखा। रंगनाथ और सनीचर को सुनी निगाह से किनारे छोड़ते हुए उसने कुछ दूर खड़े हुए एक मजदूर को 5 उंगलियां दिखाकर रुपए निकालने का इशारा किया। रंगनाथ और सनीचर की तरफ देखा और वो दूसरी तरफ एक आदमी था, उसकी तरफ इशारा करता है कि 5 रुपए निकालो, और उसने आदमी ने सिर ना कर दिया, मतलब मना कर दिया। तब वो उठकर बाबू रामाधीन के पास पहुंचा और वहां से तत्काल ही लौटकर अपनी जगह पर पूर्ववत बैठ गया। उसका चेहरा पहले की तरह खाली था। ताश उठाकर उसने अधजली बीड़ी दूर फेंकी और एक टिका ली। फिर उसने 5 रुपए का नोट फेंक कर बाकी रुपए वापस उठाने की चिंता किए बिना एक दांव चला। दूसरी तरफ एक खिलाड़ी ने कहा, इस बार कोई बड़ा पत्ता आया है। रंगनाथ ने झुक कर देखा, वो पहले की तरह ब्लफ खेल रहा था। अब देखो रंगनाथ वहां से भी निकलने लगा। मैदान में जैसे ही पहुंचा रंगनाथ को अकेला छोड़कर सनीचर कुछ दूरी पर एक छोटे से तालाब की ओर जाने लगा। रंगनाथ ने उससे पूछा, तो सब ठीक है? छोटे पहलवान जोगनाथ के खिलाफ पुलिस के गवाह बन गए, ये ठीक नहीं है। मतलब जैसा हुआ था ना, जोगनाथ को जब पकड़ा गया था पुलिस ने कहा था ना तुम आओगे विटनेस बनने के लिए। सनीचर तालाब की ओर, रॉकेट की ओर तेजी से, मतलब तेजी से भागने लगा तालाब की तरफ।
पार्ट 21